गुड इवनिंग साथियों। आज की इस क्लास में अब तक हमने कर्नाटक के 3 युद्ध देखे हैं और उनका सारांश देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो कर्नाटक के हमने 3 युद्ध देखे 3 क्लास में वो बड़े ही डिटेल से देखे। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य जहां भी हम लिखित परीक्षा है, जैसे बीए पार्ट 3 के पेपर का हमारा सिलेबस है, तो वहां कैसे हम लिखें, तो हमारी क्या कि सारांश रूप में हमें याद रहे जिन चीजों का हम अच्छे से उल्लेख कर सके, अंडरलाइन करके उल्लेख कर पाए और पूरी व्याख्या कर पाए। तो आज हम सारांश करेंगे। इसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी सारांश से आएंगे। बाकी डिटेल कहानी के रूप में हमने 3 वीडियो में देख ली है, जिनको पूरा देखना है तो वो आप उनमें देखें, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं कर्नाटक के युद्ध। अब देखिए, कर्नाटक के युद्ध हैं, ये कर्नाटक क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इनको कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। और कर्नाटक के युद्ध में संघर्ष किसका हुआ है? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज व फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं इसको, या हम कहते हैं इंग्लैंड और फ्रांस का संघर्ष हुआ है इस दौरान। यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होते हैं कर्नाटक क्षेत्र में, उन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। एक बात। दूसरा, इसे हम ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा जो अपने आप की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया और उस दौरान जो संघर्ष हुआ वो कर्नाटक के युद्ध कहलाते हैं। और कर्नाटक के क्षेत्र में हुए इसलिए कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और कितने होते हैं तो ये हमने देख लिया है कि कर्नाटक युद्ध टोटल कितने होते हैं। कर्नाटक के युद्ध टोटल 3 होते हैं, और इन तीनों को हम सारांश रूप में देखेंगे अभी। तो एक तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, और इसके बाद में कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अब देखिए साथियों, अपने क्या है कि इसको एक सारणी बनाकर याद कर लेंगे, ताकि क्या है कि हम अच्छे से इसको कर पाए जब कभी भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो फ्रांगल फ्रांसीसी जो संघर्ष होता है, अंग्रेज फ्रांसीसी जो भारत में संघर्ष होता है, भारत में इनके द्वारा जो सर्वोच्चता स्थापित होती है, ये सर्वोच्चता स्थापित इन 3 युद्धों में होती है। कैसे होती है ये तो हमने देख लिया। अंतिम रूप से इसमें विजय कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं, और फ्रांसीसियों की हार होती है। और हार के प्रमुख कारण कौन से हैं, ये हार क्यों हुई, यानी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या है, इन पे भी हम बात करेंगे। तो हम इसमें क्या है कि अपनी विषय वस्तु बना सकते हैं। एक तो हम ले लें काल कि ये कब हुआ, इसके बाद में हम काल के दौरान यहां देख लें प्रमुख युद्ध। देखिए, ये कर्नाटक युद्ध क्यों कहते हैं इनको? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र में हुए हैं, और ये जो भी काल है इनका, उस काल में लंबे टाइम तक चले थे। छोटे छोटे युद्ध रहते हैं, पर तीनों युद्धों के दौरान एक एक युद्ध प्रमुख हुए हैं। उन युद्धों को भी पूछा जाता है, एक एक युद्ध प्रमुख युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों को ही क्या किया जाता है, उन युद्धों को ही पूछा जाता है साथियों। तो यहां आपने ध्यान रखेंगे प्रमुख युद्ध। इसके बाद में अब ये जो प्रमुख युद्ध हैं, इसके बाद में क्या हुई, संधि। संधि कौन सी हुई है ये अपने ध्यान रखना है। काल, प्रमुख युद्ध और संधि, और लास्ट में अपने देखेंगे असफलता के कारण। असफलता के कारण है ये सामूहिक रूप से देखेंगे, यानी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण कौन से रहे हैं उन पे हम बात करेंगे।
तो कर्नाटक का जैसे हमें प्रथम युद्ध पता है कि 1746 से 1748 के बीच में होता है। द्वितीय युद्ध है ये 1749 से 1754 के बीच में होता है। और तीसरा जो युद्ध होता है ये 1756 से 1763 के बीच में होता है। देखिए, प्रमुख युद्ध से पहले हम क्या रख लें, एक कारण रख लें कि कारण क्यों हुआ, ये हमें पता होना चाहिए कारण। इसके बाद में प्रमुख युद्ध और इसके बाद लिख लें संधि, और लास्ट में हम असफलता के कारण देख लें फ्रांसीसियों के। अब कारण क्यों हुआ, कर्नाटक का पहला युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और यूरोप में, और इस उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया की महारानी थी मेरिया थेरेसा, और इस मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और इसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने हो गए। इसके बाद क्या होता है साथियों कि पूरे जो विश्व में जहां भी अंग्रेज और फ्रांसीसी बस्तियां हैं उन सभी बस्तियों में आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो पहला युद्ध किस कारण हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर। और इस दौरान प्रमुख युद्ध कौन सा हुआ है, तो प्रमुख युद्ध हुआ है वो सेंट थोमे का युद्ध हुआ है। सेंट थोमे का युद्ध, और ये सेंट थोमे का युद्ध फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में होता है। फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ है। अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां सेना लेकर गया है, और यहां अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना को फ्रांसीसियों की 1,000 की सेना ने हरा दिया है। और यहां से क्या है कि एक चीज स्थापित हो जाती है। कौन सी चीज स्थापित हो जाती है कि यूरोपीय जो उच्च प्रशिक्षित और अनुशासित सेना है वो भारतीय सेनाओं से बहुत आगे है, ये चीज स्थापित हो जाती है। यानी एक तरीके से ये कहें कि भारत के जो देशी रियासतों के शासक हैं उनका खोखलापन है वो उजागर हो जाता है इस युद्ध से, सेंट थोमे युद्ध से। और इस युद्ध कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद में एक्स, अब देखिए एक्स की जगह ए लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, ए भी सही है। एक्स ला सेपल की संधि, एक्स ला सेपल की संधि होती है, और इस एक्स ला सेपल की संधि के तहत ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक्स ला सेपल की संधि यूरोप में होती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर वो इस संधि से समाप्त हो जाता है। और इस संधि में इस युद्ध में फ्रांसीसी मजबूत रहते हैं, वो अंग्रेजों के मद्रास पे भी कब्जा कर लेते हैं, परंतु इस संधि के तहत उन्हें वापस वो स्थान लुटाना पड़ता है। और आपने देखा है, विस्तार से देखना है अगर ये युद्ध तो अपने पहले वीडियो देखें। कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर एक वीडियो है, द्वितीय पे दूसरा वीडियो है, तृतीय पे तीसरा वीडियो है, वो पूरे वीडियो देखें, पूरा विस्तार से बताया गया है। यहां अपने सारांश में कर रहे हैं तो वहां आपने देखा है कि वहां के कि मद्रास पर कर लेते हैं अधिकार फ्रांसीसी, और इसमें फ्रांसीसी भारत में पूरी तरह से मजबूत रहते हैं। यानी हम एक तरीके से कहें कि अंग्रेजों को यहां हरा देते हैं, परंतु इस एक्स ला सेपल की संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ता है। और अमेरिका में लुइसबर्ग है, ये लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त होता है बदले में, अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त होता है। इसी तरह से कर्नाटक के दूसरे युद्ध की बात करें तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ है, ये हमारा स्थानीय उत्तराधिकार, स्थानीय उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ है। अब देखिए यहां ध्यान रखना है मित्रों कि उत्तराधिकार संघर्ष है, यहां स्थानीय किस किस के बीच में होता है, एक तो हैदराबाद के उत्तराधिकार का संघर्ष, और दूसरा था वो था कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में देखा है
कि हैदराबाद का संघर्ष होता है, वो जो हैदराबाद के संस्थापक हैं आसफ जहां अथवा निजाम उल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां, 3 नाम थे उनके, तो उनके पुत्र था नासिर जंग और उनका पौत्र था मुजफ्फर जंग, उनके बीच में होता है। इसमें नासिर जंग मारा जाता है, मुजफ्फर जंग शासक बनता है, परंतु मुजफ्फर जंग की मृत्यु थोड़े टाइम बाद में ही हो जाती है। तो इसके बाद में सलावत जंग यहाँ क्या बनता है, सलावत जंग यहाँ का निजाम बनता है हैदराबाद का। वो पूरा डिटेल हमने वीडियो में देखा है। दूसरा कर्नाटक का युद्ध, जो कर्नाटक का संघर्ष है, ये कर्नाटक का संघर्ष था, ये संघर्ष था अनवरुद्दीन और दोस्त अली वहां के क्या थे, कर्नाटक के नवाब थे। उनकी मृत्यु के बाद में अनवरुद्दीन और दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच में होता है और इसमें चंदा साहब की एक बार विजय होती है और फिर अपने तीसरे युद्ध तक आते आते हमने यहाँ क्या है कि अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली यहाँ का नवाब बन जाता है। तो ये हमने वहां पूरा देखा है। तो ये कुल मिला के अपने को यहाँ क्या देखना है कि पहले में यूरोप का कारण है, दूसरे में हमारे स्थानीय जो 2 रियासतें हैं हैदराबाद और कर्नाटक, उनके उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर ये युद्ध होता है। इसमें एक साइड में अंग्रेज होते हैं और दूसरी साइड में फ्रांसीसी होते हैं, यानी वो आमने सामने होकर युद्ध करते हैं, एक एक उत्तराधिकारी का वो पक्ष लेते हैं। इसके दौरान प्रमुख युद्ध कौन सा हुआ है, तो ये कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के दौरान प्रमुख युद्ध होता है अंबूर का युद्ध, और ये अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ है। और इस अंबूर के युद्ध में कर्नाटक का जो नवाब है वो अनवरुद्दीन, वो मारा गया है और चंदा साहब का यहाँ पे कब्जा हो गया है। इसके बाद में ये जो संघर्ष है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, क्योंकि भारत में ही हुआ है, तो ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि 1954 में होती है और इस पांडिचेरी की संधि के द्वारा ये युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये युद्ध 1748 में हुआ है, ये युद्ध 1749 में हुआ है और पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो स्थानीय था और इसमें जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लुटा दिए गए हैं और इस संधि में ये निर्धारित किया गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा कि भविष्य में हम कभी भी स्थानीय रियासतों के मामलों में नहीं पड़ेंगे, स्थानीय रियासतों के जो भी मामले होंगे उनमें पढ़कर आमने सामने नहीं होंगे कभी भी, यानी स्थानीय रियासतों के मामले में हम दोनों कंपनियां ही कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पांडिचेरी की संधि में यह कहा गया, पर यहां ध्यान रखेंगे कि जो पांडिचेरी की संधि है, इस संधि में क्या होता है, इस संधि में अंग्रेज है वो मजबूत उभर कर आते हैं। पहले में फ्रांसीसी हावी रहे थे, इसमें अंग्रेज हावी रहते हैं और अंग्रेज मजबूती से उभर कर सामने आते हैं। तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक का। इस युद्ध का कारण भी यूरोप है, पहले का कारण यूरोप, तीसरी का कारण यूरोप, स्थानीय कारण केवल दूसरी में होता है। इसमें क्या होता है, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध के कारण ये तीसरा युद्ध हमारा कर्नाटक का युद्ध होता है। यूरोप में अपने को पता है कि सप्तवर्षीय युद्ध होता है, वो किसके बीच में होता है, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है। पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ है। पर्सा का पक्ष इंग्लैंड ने लिया है और ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस ने लिया है और ये आमने सामने हो गए हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में आमने सामने हुए, उसके बाद पूरे यूरोप में इनकी जहां जहां भी कंपनियां कार्यरत थी, जहां जहां भी इनकी बस्तियां थी, वहां संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक वैसा ही यहां भी हुआ। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में स्टार्ट होता है, पूरे विश्व में जहां भी इंग्लैंड और फ्रांस के लोग हैं उनमें आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और भारत में भी ये संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और ये एक तरीके से कर्नाटक का तीसरा युद्ध निर्णायक युद्ध होता है और इसके बाद अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और ये निश्चित हो जाता है कि भारत में कभी भी फ्रांसीसी शासन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो प्रमुख युद्ध होता है वो होता है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाडीवास का युद्ध, इसे ध्यान रखेंगे। वाडीवास का युद्ध कब हुआ है, 22 जनवरी 1760 को हुआ है और 22 जनवरी 1760 को इस हुए युद्ध, वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों ने
फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा है अंतिम रूप से, और यहाँ के अंग्रेजी जनरल आयरकुट हरा देता है फ्रांसीसी सेना को, और फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लेली भागकर पांडिचेरी में शरण लेता है, और बुस्सी है वो बंदी बना लिया जाता है। दूसरा सेनानायक बुस्सी था, उसको बंदी बना लिया गया। और इसके बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद में यानी 16 जनवरी 1761 को ये पांडिचेरी का घेरा डालते हैं पहले। तो 16 जनवरी 1761 को ये जो काउंट डी लेली है ये भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, और उसको पहले इंग्लैंड भेजा जाता है, बाद में फ्रांस भेजा जाता है, और अंत में मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये वाडीवास का युद्ध है जिससे ये निर्णय हुआ कि भारत में शासन कौन करेंगे, फ्रांसीसी नहीं करेंगे, केवल अंग्रेज ही करेंगे, ये निश्चित हुआ। और यहाँ संधि कौन सी होती है, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि से समाप्त होता है, पेरिस की संधि से समाप्त होता है, और पेरिस की संधि से ही हमारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ है। और ये कब हुई है, 1763 में। तो ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हो जाता है, 1763 में होती है। ये तीन हमारे कर्नाटक की युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज अंतिम रूप से जीते। फ्रांसीसियों की हार क्यों हुई, इसमें नंबर 1 कि अंग्रेजों की नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी। दूसरा, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से ध्यान दिया, फ्रांसीसी पूरी तरह से भारत पे ध्यान नहीं दिया। फ्रांसीसियों में आपस में ही फूट थी, और अंग्रेज के उपनिवेश और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सभी साधनों से संपन्न थे, और उन्हें बहुत अच्छा अनुभव था कि वो दुनिया में अलग अलग भागों में शासन कर रहे थे। तो इन कई कारणों से वो फ्रांसीसियों से आगे थे वो, इसलिए वो स्थापित हुए, और आगे आने वाले बहुत से वर्षों तक ये भारत पे शासन करते रहे। और वाडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई। बाकी मैंने बार बार बताया है कि पूरा डिटेल इन युद्ध का देखना है तो इसे अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएं। भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें आप सारे वीडियो दिए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।